हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए, हमें जीवन को कैसे सुसंगठित रख करके अपने जीवन को कैसे चरितार्थ करना चाहिए, अपने जीवन में नई प्रेरणाओं को प्राप्त करने, नए अनुभवों को उजागर करने, नई क्रियाविधियों को संचालित करने के लिए हमें जीवन के आधार को किस प्रकार से बनाना चाहिए, उसी अनुक्रम में मैंने अब प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। सुनिए दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए किसी न किसी आधार को लेकर, सहारा लेकर, आधार लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आसानी हो जाती है और हमको आसानी की आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के जीवन की सफलता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जीवन के आधार को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। बिना किसी आधार के जीवन को आसानी से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और प्रारंभ से ही आधार को लेकर जीवन को मार्गदर्शित करके आगे बढ़ने में काफ़ी अंतर नज़र आता है। दोस्तों, इसकी समीक्षा से निकलने के लिए, इस खाई से निकलने के लिए, इन भावनाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के तथ्य, जब हम तथ्यों की समीक्षा करते हैं, उनका आंकलन करते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो अनेकों कारक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो जीवन के आधार को मजबूत करने के लिए एक हमारी जो परंपरागत संपत्ति होती है, यानी जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति होती है, किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार होती है। और लेकिन जो लोग शून्य से शुरू होकर अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके लिए कभी आधार की आवश्यकता की महसूस नहीं होती, क्योंकि वह शुरू से ही अपने जीवन को संघर्षों की ओर प्रेरित करना शुरू कर देते हैं। तो आधारहीन होने पर भी हम कैसे अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, हमको उसकी प्रेरणा हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए। लेकिन दोनों प्रकार के जीवन यापन करने वाले लोगों को व्यक्तित्व में स्वभावतः अंतर दिखता है। एक वह जो जिसके पास पहले से माता पिता द्वारा प्रदत्त अपनी संपत्ति होती है, एक वह जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका जीवन शून्य से शुरू होता है। तो उसको उन दोनों जीवन में क्या अंतर है, उसको हमें कभी कैसे अपने जीवन को आधार से के साथ संगठित, यानी स्तंभ के साथ खड़ा करना चाहिए, ये प्रेरणा प्रत्येक लोगों को सुनना चाहिए, इसके बारे में गूढ़ अध्ययन करना चाहिए, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। हमारे परिवेश में दोस्तों या समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवार जीवन यापन करते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी संपत्ति के मालिक होते हैं और खुद भी अच्छी प्रकार जीवन यापन करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनके पास केवल दिनचर्या का जरिया मात्र भर जमीन, सिर छुपाने के लिए नाम मात्र का मकान, अपने भरण पोषण के लिए इधर उधर मजदूरी या हल्की फुल्की सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और किसी संस्था में काम करके जीवन यापन करने की प्रक्रिया, ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हुई दोस्तों। जब कभी बड़ी चुनौती या परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, तो वह किसी प्रकार के ऋण लेने से या कर्जा लेने के बाद के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये मानव जीवन है दोस्तों, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए। तो अर्थात जैसे जैसे अपना भरण पोषण हम करते हैं
तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं दोस्तों जिनके पास न घर होता है, न किसी प्रकार की पुश्तैनी संपत्ति होती है, न उसके पास किसान की जैसी ज़मीन होती है, न जायदाद होती है, ज़मीन कोई भी साधन उसके पास नहीं होते हैं। तो ये वे लोग दैनिक मजदूरी करके और रोज़मर्रा के जीवन को काम करके अपने जीवन को यापन करते रहते हैं और अपने पेट भरने तक ही सीमित रहते हैं। न काम यानी काम मिलने की दशा में ही परेशानी का शिकार बने रहते हैं, यानी हमेशा वह परेशानियों के शिकार बने रहते हैं। तो इस समाज में दोस्तों 3 प्रकार के से मानव जीवन अपना जीवन व्यतीत करता है, जो अगर हम आज तक के परिवेश को देखें तो ये 3 घटक हमारे जीवन में हमेशा आए हैं। ऐसा ऐतिहासिक विचारों से समाज में इस प्रकार का परिदृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। यानी अत्यंत गरीबी रेखा से के पिसते हुए अपना जीवन यापन करना, पिछले 1 दशक से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन दिख रहा ऐसा नज़र आ रहा है। और हमारी जनप्रिय जो सरकारें हैं उन्हें अन्न मुहैया करने के कुछ मूलभूत यानी सुविधाओं से लैस किया जाने का इस प्रकार की विचारधारा बनाई गई है। इस प्रकार परिवर्तन की लहर उनके जीवन में रहने के लिए यानी इस समय कुछ संसाधनों का प्रयोग यानी कुछ संसाधनों को मुहैया किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यह उनकी सामर्थ्य के लिए फिर भी उनके बीच की जो खाई है वो कभी नहीं भर सकती है। इन 3 प्रकार के परिवेशों में जब मानव रहता है तो इन परिवेशों के बीच में जो खाई है उस खाई के अंतर को हम नहीं समाप्त कर सकते। तो आज से दोस्तों 3 दशक पूर्व हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच बहुत बड़ी खाई थी और उसका मुख्य कारण था कि कुछ लोग परंपरागत रूप से पुरानी संपत्ति के मालिक थे। उनके पास पढ़ाई लिखाई के सभी संसाधनों की उपलब्धि के कारण अच्छे स्कूल, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने, अच्छे पदों में सेवाएं लगने आदि इस प्रकार के संसाधन थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे पहले से ही मजबूत रहते थे और उन्हें मजबूती प्राप्त हो जाती थी। और अब जो केवल अपने तक ही सीमित रहते थे वह तबका पीछे ही रह जाता था, यानी वह उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच सकता था। उसका मुख्य कारण यह था दोस्तों कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके पास संसाधनों की तमाम कमियां थी और अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लें, अपनी जीविका चलाते, अपनी जीविका ही को चलाना उनका एकमात्र कार्य रहता था। तीसरे स्थान वाले जो पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर रहते थे और जैसे के तैसे जीवन यापन करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा न होना उनकी निजी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बीच की खाई लगातार निरंतर बढ़ती गई और उस खाई में किसी प्रकार का अंतर नजर नहीं आया। तो अभी भी समाज में चाहे वह किसी भी जाति से हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी भी जाति कोई भी व्यक्ति हो से संबंधित हो, अमीरी और गरीबी की खाई सबके लिए बराबर है। ऐसा प्राय दोस्तों देखा जाता है। अब दूसरे व तीसरे स्थान के जीवन यापन कर रहे जो लोग जो थोड़ा सा सोच समझकर निर्णयों को लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हुआ करते हैं, होने की सोच बनाते हैं, तो उससे अपने अगली पीढ़ी को शिक्षा के संस्कारों से सुसज्जित करने की दिशा अपनाई, जिसके काफ़ी समय बाद जीवन परिवर्तन की ओर अग्रसर होने लगा। तो आज के परिवेश में शिक्षा ही एक ऐसा संसाधन है जो हमें सही साधनों, सही दिशा की ओर निर्देशित करता है। तो सरकार द्वारा जो हमारी सरकार है, समाज सेवाएं हैं, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, सरकार द्वारा काफ़ी सहायता उन लोगों को
वर्तमान में की गई है, जिसके कारण काफ़ी परिवर्तन और समाज में जागरूकता का वातावरण पैदा हो गया है, हो रहा है। और हमारे देश में इस समय वर्तमान में ऐसा परिलक्षित होता है कि कोई भी भूखा नहीं रह रहा है। आज से 3 दशक पहले दोस्तों बहुत ही दुर्दशा थी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जन जागरण और शिक्षा की विस्तारवादी योजनाओं में अभूतपूर्व जो उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, आने वाले समय में तीनों श्रेणियों में बराबरी तो कभी नहीं की जा सकती। यह ज़रूरी है कि जीवन स्तर में सुधार होना निश्चित है। जब तक हमारे जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तब तक हम साक्षर नहीं हो सकते हैं, हम अपनी सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं, हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे हमें पूर्ण रूप से जागरूकता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा मूल विषय है कि जिसको बना बनाया सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यानी जिसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बचपन से ही, और जो शून्य से अपने जीवन की शुरुआत करता है, दोनों के व्यवहार में, चरित्र में, भाषा शैली में और व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर होता है। इस बात को दोस्तों प्रत्येक मनुष्य अपने अंतःकरण में विचार करके देख ले। हमारे जीवन में अगर जन्म से ही सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो हम चाहे शिक्षा से योग्य पद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती हैं। समस्याएं हमारी शिक्षा में अवरोध का कारण बनती हैं, और क्योंकि ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के हर मूलभूत सुविधाओं में पूर्णतया संपन्नता रहती है, इनका पढ़ने में ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे देश में जिस प्रकार की प्रगति हुई है, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अनेक बैंकिंग संस्थाओं से जिस प्रकार का लोन मुहैया किया जा रहा है, उससे काफ़ी संतुष्टि लोगों के हृदय में है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता आई है। लोगों में जो 3 प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, उनमें परिवर्तन निरंतर आते जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के सापेक्ष यदि जिसके पास आवश्यकताओं की कमी है, और यदि वह अपने परिश्रम को आगे बढ़ने में सक्षम होता है, परिश्रम से अगर आगे बढ़ने की सूझबूझ रखता है, तो वह ज़मीनी हकीकत यानी कम संसाधनों के बावजूद भी समाज में अपना जीवन और देश हित, समाज हित और जन कल्याणकारी बनता है, और वह हमारे जीवन की वास्तविक खुशियों का द्योतक बन जाता है, क्योंकि उसको ज़मीनी स्तर का वास्तविक ज्ञान होता है। तो जिस व्यक्ति को जितना ज़मीनी स्तर का वास्तविक ज्ञान होगा, वही अपने जीवन को परिलक्षित कर सकता है। हमारे जीवन में 2 दशाएं होती हैं दोस्तों। एक यह है कि हमको पूर्णतया आगे बढ़ने में हर चीज़ का संरक्षण प्राप्त हो, एक ऐसा जो बिना संरक्षण और अपनी मेहनत और लगन से ज़मीनी स्तर से विभिन्न प्रकार के अनुभव और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को मजबूती प्रदान करके समाज हित और देश के हित में कार्य करता है। तो दोस्तों, वास्तव में विचार किया जाए, सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें, तो ऐसे व्यक्तित्व से प्रभावित लोग समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान के पात्र हो जाते हैं। तो जब हम दोस्तों इस संसार में जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जैसे भी वातावरण में जन्म मिलता है, उसे हमें पार करना पड़ता है, और उसी परिवेश के अनुसार हम अपने जीवन में उस प्रकार के जीवन की दैनिकता को बनाना पड़ता है, क्योंकि हम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने को उसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा और संसाधनों को जुटाते हैं, और यह विधि का विधान है। और मेरा मुख्य तात्पर्य दोस्तों यह है कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों की अनुभूति का प्रायोगिक ज्ञान या कठिनाइयों को सहने की जो शक्ति होती है, सुख है दुख की स्थिति में परख करना, हर वस्तु की उपयोगिता, वास्तविकता, प्रेम, त्याग, आपसी सहयोग, लगाव और मेहनत व परिश्रम, वे सभी संवेदनाएं हमारे अंतर्मन में
बचपन से ही घर कर लाती है। तो बचपन से ही दोस्तों हम जिन संस्कारों में, जिस परिवेश में अपने जीवन को यापन करते हैं, वह भावना हमारे अंतःकरण में जीवन भर उतरती हैं, जीवन भर रहती हैं, जो हमारे भविष्य को संवारने के से जीवन भर सहायता करते हैं। इन्हीं लक्ष्यों से, इन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो जब तक हमने कभी भी कष्ट या चुनौतियों का सामना नहीं किया, तो हम दूसरों के बारे में उसकी महत्ता को, उसकी वास्तविकता को, उसकी रूपरेखा को नहीं समझ पाते, जिससे के जीवन के बारे में हमें किसी प्रकार की सूझबूझ नहीं हो सकती है। तो संवेदना सभी लोगों में होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकतों से उठे हुए व्यक्तित्व की पहचान और संवेदनाओं की परख में काफ़ी अंतर होता है। दोस्तों, जब तक स्वयं की उपस्थिति और सुनिश्चित हम नहीं कर सकते हैं, किसी भी कार्य में स्वयं की उपस्थिति को हम सुनिश्चित नहीं करते हैं, किसी भी घटना में, दर्द में, पीड़ा में, सुख में, दुख में असलियत का स्वनिरीक्षण कर अपने जीवन का मूल सिद्धांत हम नहीं समझते हैं और उसकी वास्तविकता का पता हमको नहीं होता है, तो हमको उसके अंतस का पता नहीं चलता है और उसके बारे में हम अनजान रहते हैं। तो इसके बाद ही दोस्तों उसकी आत्मा में शांति का एहसास नहीं होता है, क्योंकि यानी उसके व्यक्तित्व की पहचान और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, यह उसकी क्षमताओं और पारदर्शिता की अभिव्यक्ति कूट कर उसके अंतःकरण में समाहित हो जाती है। इसे कोई नकार नहीं सकता है। ये सत्य है दोस्तों, ये नीति संगत है, ये मर्यादित है और इसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। वह कागज़ पर लिखकर या बोलकर या आदेश पर विश्वास से कार्य करने को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार के जो ज़मीनी स्तर से उठे हुए लोग होते हैं, वह कागज़ की बोलचाल, कागज़ की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, वह उसको महत्व भी नहीं देते हैं और स्वयं अपनी ज़मीनी हकीकत का परीक्षण करके चैन की सांस मिलता है। जब तक उनको ज़मीनी स्तर से कोई चीज़ का एहसास नहीं हुआ, तब तक उनको वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसे महान आत्माओं के कारण ही दोस्तों हमारे देश में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। तो इस प्रकार की बातों को आत्मसात करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे महान आत्माओं के कारण ही आज हमारे देश में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आमूलचूल परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। अगर हम आज से 8-10 दशक पहले की बात करें दोस्तों, मानव जीवन, मानव की क्या संरचना थी, कैसे मानव अपना जीवन यापन करता था, किस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएँ थी और किस प्रकार के अनेक प्रकार के संसाधन थे, तो उनके बारे में 90% लोग अनभिज्ञ थे। तो जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, जो मानव जीवन ने जिस प्रकार की चेतना और जागृति का संचार किया, वह जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मानक है। तो अब खाने की कमी या भूख के कारण मौत के मामले पूरे देश में कहीं भी नहीं है, ऐसा हमें दिखता है और यह ज़मीनी हकीकत है। गरीबी का स्तर लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इन्हीं कार्यों से हमको इस देश को आगे को बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हम अपनी आधारशिला को, प्रत्येक मानव अपनी आधारशिला को मजबूत कर सकता है। भविष्य में इसमें और सकारात्मक माहौल पैदा, इस परिवेश में, इन बातों की सोच में सकारात्मक माहौल पैदा करने की सबको आवश्यकता है। अवसरों की तलाश लगातार करनी चाहिए और ज़मीनी हकीकत का वास्तविक आंकलन करना चाहिए। आत्मनिर्भरता से देश की हर नागरिक को दिशा मिलना तय है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास और आत्मबल को बल मिलेगा। दोस्तों, हमें प्रत्येक मानव की इस बात के लिए आश्वान्वित होना चाहिए कि हमारे देश में ज़मीनी स्तर से उभरे हुए लोगों का बाहुल्य हो। अधिक से अधिक लोग इस प्रकार के हों जो ज़मीन से उतरे हुए लोग हों, जिनको वास्तविक ज्ञान हो,
जिन्होंने उस कार्य क्षेत्र में स्वयं काम किया हो और अपनी आँखों से उसको देखा हो और उनके बारे में विचार किया हो। तो इससे जन जन का कल्याण संभव है और हमें किसी भी विषय की जानकारी ही नहीं होगी, हम कभी भी दूसरे के कष्ट की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। यानी जब हम ज़मीनी स्तर से उठ कर के आगे आएंगे तो हमें प्रत्येक के दुख दर्द का एहसास होगा और उसी एहसास से अपने देश की उन्नति कर सकेंगे। हम प्रत्येक एक दूसरे की बातों को सुन करके उसका मनन करने का अभ्यास करेंगे तो हमारे देश का उद्धार तभी हो सकता है जब शिक्षा की और अभिव्यक्ति की आज़ादी का साम्राज्य। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित बहे गई सब शोका, तभी दोस्तों उस प्रकार का परिवेश हो सकता है। इसी से हर मानव में जागृति पैदा हो सकती है, देश की अस्मिता उन्नति का सही स्वरूप होगा, ऊंच नीच के बीच की खाई को पाटा रखता है। किसी प्रकार के जातिवादी विचारधाराओं से हमको मुक्त होना पड़ेगा। जातिवादी विचारधारा हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा अभिशाप है। जब तक इसका पूर्ण समाप्त नहीं होगा, जड़ से ये समाप्त नहीं होगा, तब तक हमको आशान्वित उपलब्धियां प्राप्त होना संभव नहीं है। तो ऊंच नीच के बीच की खाई तभी समाप्त हो सकती है जब हमारे देश में जातिवाद का मूल से जो समाप्त होगा। वास्तविक व्यक्ति की पहचान में ज़मीनी स्तर से कार्य करने की कला सबसे अहम भूमिका निभाती है और यही मानवीयता की पहचान बनकर इतिहास में अपना नाम रोशन करने की प्रेरणा प्राप्त करती है। दोस्तों, यही विश्व शांति और भारत के उत्थान की और वसुधैव कुटुंबकम की सबसे बड़ी परिकल्पना है। इसी को आधार मान करके हम अपने जीवन का आधार मजबूत कर सकते हैं। तो जीवन के आधार को मजबूत करने के लिए दोस्तों मैंने जो 3 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को सामान्यीकरण बनाने के लिए प्रयासरत के ज़मीनी स्तर से मानव को प्रत्येक कार्य को देख करके यानी कार्यों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और सबके भावों को सुनने की अपेक्षा सबके अंतर्गत में होनी चाहिए। इसी से जब प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में जीवन को सबके जीवन का आधार के अनुरूप सबको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ज़मीनी स्तर से जब हम कार्यों की समीक्षा करेंगे तभी हमें प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार की वास्तविकता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में जीवन का आधार क्या होना चाहिए, जीवन को कैसे परिभाषित करना चाहिए, जीवन में हम अपने देश की अगर पूर्ण रूप से विवेचना करते हैं तो हमारे देश में आज से 8-10 दशक पहले का परिवेश और आज के परिवेश में काफ़ी अंतर हो गया है। लेकिन जीवन के आधार को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा संबल हमारा यही होना चाहिए कि ज़मीनी स्तर से किसी बात की भी रूपरेखा को पहचान करके कार्यों को परिलक्षित करना और 3 प्रकार के जो हमारे समाज का परिवर्तन है, परिवेश है, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे अंदर इस प्रकार के भाव, इस प्रकार से परिवेश की खाई में अंतर हो। और सबसे मूल कारण यह है दोस्तों, हमारे समाज में जाति की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक मानव यानी हमारे देश का उत्थान होना तो जाति के गतिरोध से, इस प्रकार के विभेद से, जातिगत जो मस्तिष्क है उसको हमेशा के लिए समाप्त करने की ज़रूरत है। तभी मानव में मानवता के सही गुण आ सकते हैं और मानव सही शिक्षा प्राप्त कर सकता है और यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा आने वाले भविष्य में। दोस्तों, इस प्रकार की मानवता सबसे बड़ी जाति मानना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसी की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, तभी हम
मानव मानव के बीच की खाई को दूर कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों को सब लोगों को अपने मनोभाव में तथ्यपूर्वक उसके ज्ञान को और इन बातों को सोच करके अपने अपने विचारों को देश की उन्नति के लिए आधार बनाना चाहिए। यही हमारे जीवन की सही आधारशिला का परिमाप है।